नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नंदिनी मित्तल। हम सब जानते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रहा है। सब लोग जानते हैं कि देश की कुल 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए जरूरी है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। इसीलिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है हिमाचल प्रदेश के कृषि, ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको अगर ग्रामीण हिमाचल का मंत्री कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और क्या कोशिश है कि ग्रामीण जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का वो आगे बढ़े? हमारे यहाँ पर वर्षों से ग्राम पंचायतों के अंदर बहुत ज़्यादा काम होते थे। अधिकतर ग्रामीण भारत में सड़कें तो पीडब्ल्यूडी बनाती है, लेकिन सड़कों से जो एक संपर्क मार्ग है जी, वहाँ तक और गांव के आधारभूत बुनियादी जो ढांचा है वो हमारी ग्राम पंचायतें बनाती थी। जी जी। लेकिन ग्राम पंचायतों को इतना धन जो था वो उपलब्ध नहीं हो पाता था, जिसके कारण वो कामों को पूरा कर सके। अधिकतर हम देखते थे कि छोटे छोटे रास्ते वो बनाती थी, जब वो पैसा दोबारा आता था तो रास्ते टूट जाते थे जी। एक मूलभूत परिवर्तन जो है वो हमने योजनाओं के माध्यम से किया कि बहुत सारा पैसा 14वें वित्त के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, प्रदेश की सरकार बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से पैसा दे रही है, और मनरेगा के माध्यम से अथाह पैसा जो है वो ग्राम पंचायतों के अंदर आता था। लेकिन कोई नीतिगत कोई फैसला ना होने के कारण जो था वो पैसा जो था वो सही उसका सदुपयोग नहीं होता था। गुणवत्ता का ये सारा। तो हमने सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो निर्देश दिए कि यहाँ टेक्निकल विंग बनना चाहिए, गांव के अंदर जो है वो एक कन्वर्जेंस मॉडल जो है वो हम लेकर के आए कि जो काम एक बार हम शुरू करें उसको सैचुरेशन तक जो है वो ले जाएं, कि अगर उस संपर्क मार्ग पर 10 लाख 20 लाख अगर रुपया खर्च होना है तो हम पूरे का पूरा पैसा जो है वो पूरी उसकी एस्टिमेशन करें, पूरा पैसा हम जो है वो खर्च करें, और कम से कम वो रास्ता जो है वो 10-20 साल तक चलना चाहिए। उसकी मेंटेनेंस भी की जाएगी, मेंटेनेंस भी जरूरत ना पड़े, 20-25 साल तक जो है वो उसकी जरूरत ना पड़े। ये हमने एक नीतिगत फैसला जो है वो किया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी ग्राम पंचायतों ने बड़े थोड़े से समय में बहुत अच्छा काम किया इस मॉडल के ऊपर, और अच्छे मॉडल जो है वो जगह जगह जो है वो खड़े किए। हमने ग्राम पंचायतों ने मनरेगा और कन्वर्जेंस में 13 किलोमीटर तक की सड़कें भी तारकोल वाली बनाई, 70 मीटर स्पैन के पुल भी बनाए, अच्छे बड़े बहुमंजिलीय हमने पंचायत घर भी बनाए जिसमें विश्राम गृह भी जो है वो साथ बनाए। और फिर हमारी ग्राम पंचायतें जो है वो मनरेगा टूरिज्म की तरफ जो है वो बढ़ी है। अच्छा। और उससे कुछ मॉडल जो खड़े हुए तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने और विभाग ने जो है वो नई योजनाएं हम लेकर के आए। मनरेगा टूरिज्म क्या है? मैं बहुत नया शब्द है हमारे लिए। गांव के अंदर ऐसे बहुत सारे सार्वजनिक स्थान हैं, मंदिर हैं, प्राकृतिक रूप से हिमाचल प्रदेश बहुत खूबसूरत है जी। लेकिन पर्यटन की नज़र जो है उस और जो थी वो नहीं थी। हमने उन जो जगहों के ऊपर जो है वो पार्क बना करके वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं जो है वो खड़ी करके जो है वो पर्यटकों को जो है वो वहाँ उस और जो है वो आकर्षित किया है। अच्छा। तो उससे जो है वो गांव के अंदर जैसे हम नई योजना लेकर के आए, पंचवटी योजना लेकर के आए, अच्छे इको पार्क भी बन रहे हैं, अच्छे वहाँ पर वाटरफॉल वहाँ पर हैं, तो उनको थोड़ा सा डेवलप करके जो है वो पर्यटनों के लिए जो है और उस ग्राम पंचायत की आय के साथ जो है उसको जोड़ा है। तो उससे गांव के अंदर जहाँ सुविधाएं भी हो गई, गांव के अंदर जो है वो टूरिस्ट आना शुरू हो गए, तो उससे जो है वो एक टूरिज्म को भी जो है वो गांव के अंदर जो है वो बढ़ावा जो है वो मिल रहा है, और रोजगार के साधन जो है वो उसके माध्यम से जो है वो खड़े हुए हैं। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो गांव के अंदर हमने एम्बुलेंस सड़कें, रोड, गांव के अंदर अच्छे जो पुराने तालाब थे उनको फिर से दोबारा जो है उनको जीर्णोद्धार जो है वो उनका किया। गांव के अंदर जो है वो मोक्ष धाम जो है वो बनाए, मोक्ष धाम के लिए बढ़िया
टाइलों वाले जो है वो पेवर ब्लॉक्स वाले इंटरलॉकिंग टाइल से जो है वो रास्ते जो है वो बना करके दिए। तो एक बहुत बड़ा जो एक धन का प्रभाव जो है वो गांव की तरफ बढ़ा। अगर जब सरकार बनी थी 18 में, तो मात्र 400 करोड़ रुपया मनरेगा के माध्यम से जो था वो खर्च होता था जी। और इस बार अगर हम देखें तो मनरेगा से ही हमें 2,75,00,000 मैंडेज मिले थे। उसकी जगह पर हमने अब तक 3,30,000 मैंडेज जो है वो जो है वो जनरेट कर दिए हैं, जबकि बहुत ज्यादा हम आगे बढ़े हैं। अभी तक तो इस महीने का अप्रैल तक जो है वो इसकी क्लोजिंग होगी, तो मुझे उम्मीद है कि 400 करोड़ की जगह हम 1200 करोड़ रुपए जो है वो हम ग्रामीण के क्षेत्र के अंदर खर्च करेंगे। तो इसकी भरपाई कैसे करेंगे? अगर इतनी ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो भरपाई कैसे होगी? ये मनरेगा जो है ये ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड। जितना हम खर्च करते हैं उतना जो सीधे तौर पर जो है जो हमारा मजदूर है, जो गांव के व्यक्ति हैं, उनके सीधे खाते में जो वो पैसा जाता है। हाँ। पहले तो खर्च ही नहीं होता था। मुझे याद है कि कई बार ये मुद्दा उठता था विधानसभा में कि मनरेगा का पैसा लैप्स हो गया, मनरेगा की डिमांड नहीं गई। तो बहुत ही अच्छा काम आपने किया है। दूसरी जहाँ लोगों को रोजगार भी मिला है गांव के अंदर, तो वहां पर साथ में वहां पर बुनियादी ढांचा जो है वो खड़ा हुआ है। जी जी। और कोरोना के समय में आपने देखा कि बहुत सारे मजदूर बाहर से प्रदेश के अंदर आए थे जी, लेकिन उनको एक दिन भी महसूस नहीं हुआ कि हम बेरोजगार हैं। और ऐसी कोई ग्रामीण के क्षेत्र के अंदर कोई ऐसी आवाज नहीं उठी। इसके माध्यम से हमने जो है वो इस चीज को रोका है। जी। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि कृषि विधेयक इन दिनों बहुत चर्चा में है, किसान आंदोलन भी बहुत चर्चा में है। क्या आपको ये लगता है कृषि मंत्री होते हुए कि कृषि विधेयक का किसानों को फायदा होगा? अगर होगा तो कैसे? 75 वर्षों में किसी ने भी, बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी नीतियां किसानों के बारे में बनी, लेकिन किसी ने भी किसान के बारे में कभी सोचा नहीं। जी। आज अगर सरकारें जो भी कोई योजना बनाती, जो भी कोई कानून बनाती, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बनाती, दूसरे व्यापारियों के लिए बनाती, लेकिन किसानों के मामले में मैं तो ये कहूँगा कि 75 सालों के बाद पहली बार मोदी जी की सरकार ने सोचा है। और उसमें जो है वो पहले किसान सम्मान निधि जो है वो उसको दी जी। क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रदेश के अंदर भी अगर हम देखते हैं जितने 75% किसान छोटे छोटे किसान हैं और छोटे छोटे किसान 2.5 बीघा 3 बीघा वाले किसान हैं। मैं भी अपने आप किसान हूँ। तो हमारे लिए तो एक ये जो रासायनिक खेती है, ये जो पेस्टिसाइड जो जितना प्रयोग होता है, ये जो खेती है ये महंगी पड़ती है जी। अगर हम ट्रैक्टर से खेत की बुआई करवाते हैं, खेत की जो है वो अपना मशीनरी से जो है उसकी कटवाई करवाते हैं, उसमें खरीद करके बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, लेकिन उतनी उपज जो है वो नहीं हो पाती, किसान को महंगी पड़ती है। और दूसरी अगर प्रकृति की मार पड़ गई तो ये समझो कि घाटे का सौदा हो गया जी। तो कम से कम किसान के लिए जो मोदी जी ने व्यवस्था की कि 6,000 उसके खाते में डाल दिया कि कम से कम 500 रुपए उसको प्रति महीना उसको खर्च के लिए जो है वो दिया मिलेगा इसके माध्यम से। दूसरा, जब किसानों के लिए जो 3 बिल लेकर के आए, उसमें सबसे बड़ी बात है कि किसान को स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपना सामान सब्जी मंडी में बेचे, चाहे वो बाहर किसी व्यापारी को बेचे, जहां उसको ज्यादा फायदा मिलता है वहां पर अपनी उपज को बेच सकता है। इसमें गलत कुछ नहीं है। और आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश के छोटे छोटे किसान हैं, उनको इस चीज का बहुत बड़ा लाभ जो है वो होने वाला है। और उसमें साथ में ये भी व्यवस्था की गई कि छोटे किसान जब मंडी में जाते हैं तो आड़तिये के हाथों जो है उसका शोषण होता है जी। जो आड़तिया देता है, जो वो जो उस बही में जो लिख देता है वही दाम जो है वो उसको मिलता है। ऊपर से उसको सरकार को भी, मंडी को भी टैक्स देना पड़ता है। जबकि
छोटे छोटे किसान के लिए मोदी जी ने एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था की कि किसान अपनी जो है वो कोई कंपनी बनाए, कंपनी बना करके अपना सामान जो है वो उपज जो है अगर बाहर व्यापारी को बेचता है तो उसकी जो बार्गेनिंग पावर है वो 2 गुना 3 गुना हो जाएगी जी। उसको ज्यादा दाम मिलेगा और साथ में वो कोल्ड स्टोर कोल्ड चेन की व्यवस्था कर सकता है जी। मार्केट तक अपनी उपज को ले जाने के लिए व्हीकल देगा। इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए की जो व्यवस्था किसानों के लिए गांव के अंदर आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए कृषि में, पशुपालन में, मत्स्य पालन में, बागवानी में, इसके लिए जो है वो व्यवस्था की गई है कि चरणबद्ध तरीके से गांव के अंदर जब तक किसान के लिए ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तो किसान को की आय दुगनी तिगनी नहीं हो सकती है। इस करके और उन्होंने कहा कि हम किसान मल्टीपल क्रॉप्स की तरफ आगे बढ़े जी। कि एक ही खेती की तरफ नहीं बढ़े कि हम गंदम उगाते हैं तो गंदम ही उगाएं, मक्की उगाते हैं तो मक्की उगाएं। हमें अगर उसको सब्जियों में ज्यादा फायदा मिल रहा है तो सब्जियां उगाए, अगर उसको जो है वो बागवानी में उसको ज्यादा फायदा मिल रहा है तो इस और जो है उसको आगे जाना चाहिए। दूसरी बात जो इसमें ऑप्शन दी गई है बिल्कुल, इसमें एक और भी बहुत अच्छी स्कीम है कि कुछ गांव मिलकर एक ही जैसी सब्जी उगाए। हाँ, क्लस्टर फार्मिंग जिसको कहते हैं। कि तो एक जो जगह है उसको पता होगा कि जो खरीदार है उसको ये पता होगा कि अगर मैं इस गांव में जाऊंगा, इन गांव में जाऊंगा तो यहाँ पर इस प्रकार की हम मुझे उपज मिले। कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जी। जैसे मेरे ऊना में आलू बहुत ज्यादा होता है। हाँ हाँ। तो आलू जब ज्यादा होता है तो दिल्ली की मार्केट में जो है वो आलू का भाव गिर जाता है, किसान मर जाता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप कोल्ड स्टोर बनाइए जी, यहाँ पर वैल्यू एडिशन के लिए जो है वो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाइए, कुछ फार्मर्स इकट्ठे हो जाइए जी। उसी तरह से उन्होंने दूसरे पशुपालन में, फिशरी में ऐसी जो हमारी एफपीओ है उसको बढ़ाने के लिए जो है वो दिया, जो जोर दिया है। जैसे हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में नाबार्ड के माध्यम से ऐसी 13 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की ओर जो है वो सरकार आगे बढ़ेगी। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बहुत एग्रीकल्चर की ओर किसान जो है वो काफ़ी इच्छुक नज़र आता है, क्योंकि हालांकि शुरू में हम कहें तो ऑर्गेनिक उपज पर किसान ये मानते थे कि दाम अच्छे नहीं मिलते क्योंकि प्रोड्यूस कम होता है, लेकिन अब देखने में आया है कि किसान ये मानते हैं कि ऑर्गेनिक कृषि की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक ऑर्गेनिक स्टेट बने, इसके लिए क्या योजना है कृषि विभाग की? जैसे जैसे हरित क्रांति और सफेद क्रांति इस देश के अंदर आई तो लोगों को उस और आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से सरकार ने जो योजनाएं, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है वो बनाई, जो हमारे टारगेट्स थे, हम टारगेट से ज्यादा उत्पादन आज कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जिसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम खाद का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे जो है वो मानव के जीवन में जो है वो मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से जो एक संकट पैदा हो गया है। आज हर तीसरा व्यक्ति हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, रेनल फेलियर है। आज ये स्थिति जो है वो हो गई है। दूसरा, खेती जो है, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वाली जो खेती है ये महंगी खेती है। इस करके कि किसान की आय दुगनी होनी चाहिए तो प्राकृतिक खेती के रूप में यहाँ पर मैं धन्यवाद करूंगा आचार्य देवव्रत जी यहाँ पर जब राज्यपाल थे तो उन्होंने अपने इस विचार को जो है आगे बढ़ाया, सरकारों के आगे रखा और उन्होंने पूरा दिशा निर्देश यहाँ पर दिया जी। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे 90,000 से ज्यादा किसानों ने जो है वो प्राकृतिक खेती को अपनाया है और ऐसे ही 2,000 से ज्यादा ऐसे बागवान हैं जिन्होंने जो है वो प्राकृतिक खेती को अपनाया है। और एक हमने सर्वे भी कराया, जिस सर्वे में ये आया है कि ज्यादातर लोगों की जो आय है वो
20-25% से ज्यादा जो है वो प्राकृतिक खेती के कारण बढ़ी है, क्योंकि उसे खर्चे कम हुए हैं। अब हमारे सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। हमने एक टारगेट रखा है कि हम 2022 तक हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक खेती की और जो है वो 100% जो है वो ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए अब हमारी यहाँ पर मटर पैदा हो, टमाटर पैदा हो, यहाँ पर गोभी पैदा हो, जो यहाँ पर सब्जियां पैदा हो रही हैं, जो यहाँ पर सेब पैदा हो रहा है, अगर उसको मार्केट में वही रेट मिले जो पंजाब जो पैदा करता है केमिकल फर्टिलाइजर से, तो किसान की आय को दुगना तिगना नहीं कर सकते हैं। जी जी। और इस करके इस पर हमने निर्णय लिया है कि हम कम से कम पहले प्रथम चरण में हम इसकी सर्टिफिकेशन करें। अच्छा। प्राकृतिक खेती की मेरा वैसे अगला प्रश्न यही था। हम उसको सर्टिफिकेशन की तरफ जो है वो ले जा रहे हैं। दूसरा, हम उसको खेत से जो है वो उसकी चेन जो है वो शहर तक, उसको मंडी तक जो है वो ले जाने के लिए, और किसानों को जो है वो हम किसानों को दुगना उसका रेट मिले, इसके लिए कंज्यूमर तक जो है वो हम प्राकृतिक खेती के प्रोडक्ट जो है वो पहुंचाने के लिए व्यवस्था जो है वो हम कर रहे हैं। ऐसी मार्केटिंग की व्यवस्था भी जो है वो साथ में कर रहे हैं, ताकि पहले हम प्रदेश के अंदर, मान लो कि हम हल्दी जो है, आज हम सिविल सप्लाई के माध्यम से हम हल्दी प्रदेश के अंदर देते हैं जी। तो हम नेचुरल फार्मिंग में जो किसान हल्दी उगा रहा है जी, हम उसका प्रोडक्ट जो है वो पहले प्रदेश के अंदर अपने लोगों को खिलाएं। हाँ। फिर जो है वो जो हम जितनी हल्दी उगाएंगे तो हम बाहरी प्रदेशों के अंदर जो है उसकी व्यवस्था करें। तो इस तरह की हम मार्केट बनाने जा रहे हैं प्राकृतिक खेती की, ताकि किसान जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस और आगे बढ़े। जी, प्राकृतिक कृषि की बात जब हम करते हैं तो पशुपालन की बात भी आती है, क्योंकि जो रासायनिक उर्वरक को अगर हम छोड़ देंगे और प्राकृतिक उर्वरक की ओर आगे बढ़ेंगे तो पशुपालन की एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो क्या, क्योंकि ये तीनों जो आपके पास विभाग है वो इंटरकनेक्टेड है, चाहे पशुपालन, कृषि और उसके बाद ग्रामीण विकास, दोनों का अगर विकास होगा तो ग्रामीण विकास होगा। तो पशुपालन किस तरह से ये दो विभाग इकट्ठे काम करें, इसके लिए कोई योजना आपने बनाई है? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कृषि विभाग सौंपा, तो मैंने एक अधिकारियों की एक बैठक ली है जी। मैंने कहा कि हम अगर प्राचीन हम अपने बुजुर्गों को देखें, प्राचीन भारत को देखें, तो वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते थे जी। हमारे घर में भी जहाँ कृषि हम खेतीबाड़ी करते थे तो साथ में दूध के लिए गाय भी रखी थी, भैंसें भी रखी थी, मुर्गी पालन होता था, मुर्गी पालन नहीं था, भेड़ें भी रखी थी, बकरियां भी रखी थी, यानी कि इंटीग्रेटेड था। हमने इस मॉडल को जो है वो धीरे धीरे छोड़ दिया जी। अब घर में ज्यादा से ज्यादा एक गाय जो रखी है वो भी जर्सी गाय रखी है, या किसी ने 1-2 भैंसें रखी हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो है वो धीरे धीरे छोड़ गए, और जिसके कारण आज बेरोजगारी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वो चरम सीमा पर है, मैं ये कह सकता हूँ। अगर हम पहले की तरह खेतीबाड़ी भी करें, हम एक छोटा सा मॉडल हम बना रहे हैं, ऐसी छोटी डेयरी, उसको वो अपना लेता है। अगर वो 2-3 गाय, 1-2 भैंस अगर वो रख लेता है, तो मुझे लगता है कि अगर कृषि से आय नहीं होगी तो डेयरी से उसको आय हो जाएगी। मछली, अगर पानी की संभावना वहां पर है तो वो छोटा यूनिट अपना फिशरी का लगा सकता है। अगर वो फिशरी का नहीं लगाना चाहता है, उस भौगोलिक दृष्टि से वहाँ का वो छोटा सा किसान है, तो एग्रीकल्चर के साथ वो अपना जो दूसरा बी कीपिंग का भी कर सकता है जी। बी कीपिंग के साथ साथ वो अपना बकरी पालन भी कर सकता है, जैसे रूटीन में। और उसको हम जोड़ रहे हैं कि कम से कम एक किसान जो 2.5-3-4 बीघे वाला किसान है जी, उसकी आय जो है वो अगर एग्रीकल्चर से नहीं भी होती है तब भी वो कम से कम उसकी आय 2.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है वो होनी चाहिए जी जी। ताकि लोग जो हैं वो खेती को अपनाएं। हम इस करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जो है वो किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमने इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा भी है कि बजट में इसकी एक झलक आनी चाहिए जी जी। और लगता है कि मुख्यमंत्री जी की भी ये सोच है
कि हम इसको जो है वो इस मॉडल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत अच्छा अपना जो हमारी यहाँ पर एक योजना बनी थी जिसमें नौजवानों को स्वावलंबन योजना जो है वो बनाई है, जिसमें नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं और लोन की व्यवस्था जो है वो इसमें की है और बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स, मेरे ख्याल 700-800 परिवार जो है वो पिछले 1 वर्ष के अंदर जो है उस योजना के साथ जुड़े हैं। वो इसी तरह का कोई एक नया योजना आए ताकि वो एग्रो सेक्टर में, हमारे कृषि में भी लोग जो करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं कि बैंकों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। जी। जैसे छोटी डेयरी, यहाँ 50-60 या 100 पशु वाली डेयरी नहीं चलेगी, यहाँ 8-10 पशु वाली डेयरी यहाँ चलेगी। यहाँ पर 20-25-30 वाली गौट्री फार्म, 50 तक गौट्री फार्म यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर फिशरी का चलेगा। तो इस और जो है वो सरकार सोच रही है और उसकी झलक जो है वो। आप जब सत्ता में आए थे और मंत्री बने थे, पशुपालन मंत्री, तो आपने एक घोषणा की थी कि मैं पूरे प्रदेश को जो आवारा गाय है उससे मुक्त कर दूंगा। वो जो योजना है, वो जो घोषणा है, कहाँ तक आगे बढ़ी है? हमारे यहाँ पर किसान भी संकट में थे, लोग भी चिंतित थे कि बेसहारा गौवंश के कारण जो है वो सड़कें भरी हुई थी जी, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे। और पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्रदेश के अंदर माननीय हाई कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन सरकार को दी थी कि पंचायतें जो है वो इस और आगे आए। काम हुआ भी, लेकिन हुआ या नहीं हुआ वो बराबर ही था। जी। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौ सेवा आयोग की जो है वो बनाने की इच्छा व्यक्त की पहली कैबिनेट बैठक में, और 28 तारीख को फरवरी को गौ सेवा आयोग को बने हुए 2 वर्ष का समय हो गया जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 2 वर्षों के अंदर आज प्रदेश के अंदर जहाँ गौ सेंचुरीज बन रही हैं, वहीं पर अगर कोई एनजीओ इस और आगे आती है तो उसके लिए 500 रुपए की अपना प्रति गाय जो है उसको देने के लिए जो है वो योजना सरकार ने जो है उसकी घोषणा की है जी। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो हमें इन 2 वर्षों के अंदर जो है वो मिले हैं। आज जहां हम सिरमौर और सोलन जिला जो है वो लगभग हम गौवंश से जो है, जो सड़कों पर जो गौवंश होता था, आज वो गौशालों में जो है वो पहुंच चुका है जी। इसको हम स्टे कैटल फ्री कह सकते हैं कि हालांकि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, समस्या तो रहेगी, लेकिन ज्यादातर अधिकांश हमने वहां से उठा ली है जी। और इसी तरह से अब हम अगला जो हमारा टारगेट है, अगले 3 जिले जहां हमने चंबा, हमीरपुर और साथ में जो है अपना बिलासपुर, शिमला, ये जो है ये रखा है कि कहीं हम होली के नज़दीक और इसके साथ साथ हमने बैसाखी के नज़दीक एक टारगेट्स रखे हैं। और 1 वर्ष के अंदर 31 मार्च 2022 तक हमने लक्ष्य रखा है कि प्रदेश के अंदर अधिकांश गौवंश जो है, जो सड़क पर था, बेसहारा था, किसान दुखी था, आम जन दुखी था, अब वो जो है वो उसको आश्रय स्थल तक जो है वो हम पहुंचाएंगे। अब हमने बहुत बड़ा प्रयास हमको करना पड़ रहा है, हालांकि ऐसा कोई मॉडल पूरे देश के अंदर कहीं भी नहीं है जी। लेकिन जब ये हम अपने टारगेट्स को पूरा कर जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य ऐसा बनेगा जो अपने आप में एक कैटल फ्री, स्टे कैटल फ्री होगा जी। और फिर दूसरे चरण में, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है जी। अगर सड़क पर गाय मर जाती है तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन अगर गौशाला में जाकर के गाय अगर मर गई तो वो एक बहुत बड़ा इशू जो है वो खड़ा होता है जी। तो हमने ये कहा है कि हम पहले चरण में तो इनको गौशालाओं की व्यवस्था करेंगे, दूसरे चरण में जो है उनको व्यवस्थित करेंगे, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाएंगे। बिल्कुल, हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हमारा किसान आत्मनिर्भर होगा और ग्रामीण जनता जो है वो आत्मनिर्भर होगी। और इस दिशा में आप क्या कदम उठा रहे हैं, ये आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी। हमारा देश आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, लोगों को रोजगार मिले ताकि वो समृद्ध बने। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातें आपने हमसे की और जानकारी दी, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नमस्कार।